हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के लेक्चर 3 के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं हमारे प्रोनाउंस को। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करे जल्दी से देख लेते हैं कि प्रोनाउन में आज क्या क्या स्पेशल होने वाला है, क्या क्या नया हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले प्रोनाउंस के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जैसे हम क्लास 1 से पढ़ते चले आए हैं। जनरली प्रोनाउंस को क्लासिफाई करते हैं हम 9 पार्ट्स में। पहला होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट, दे। सेकंड होता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, हिम हो गया। थर्ड आता है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे विच है, वेयर है, व्हाट है, हु है। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे हमने इसको डिटरमिनेंट में पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोज हमारे होते हैं। एम्पैथिक प्रोनाउन जैसे सेल्फ वर्ड ऐड करके बनते हैं, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। सिक्स आता है हमारा रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये भी सेम सेल्फ ऐड करके बनते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ग्रेट डिफरेंस होता है, ये हम आगे बात करेंगे। फिर आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे नन है, सेवरल है, एनी है, सम है, समबडी है, ये हमारे इंडेफिनिट होते हैं। फिर आता है 8 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे विच है, हु है, व्हाट है, ठीक है। 9th आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ये हमारे 9 काइंड होते हैं प्रोनाउंस के। एक एक करके डिटेल में इनको समझ लेते हैं, एक्चुअल ये इनका फंक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं। क्लियर। सबसे पहले बात आती है पर्सनल प्रोनाउंस की। पर्सनल प्रोनाउंस की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ पीपल और थिंग। द पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आर, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो 3 पर्सन्स हमारे आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एन वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, बाकी अब जितने वर्ड्स रह जाते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। क्लियर। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मैन इज व्हाट ही बिलीव्स। ये सिंपल से सेंटेंस है, मैन इज व्हाट ही बिलीव्स। तो ही टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन मैन। तो ही जो वर्ड यूज हुआ वो मैन की जगह पे यूज हुआ, मैन इट व्हाट मैन बिलीव। तो ये सेंटेंस होता बहुत गलत हो जाता, तो हमने ही का यूज किया, ठीक है। और ही किसके लिए, किसकी जगह यूज किया, मैन का। देखो वी कांट टॉक अबाउट प्रोनाउंस विदाउट मेंशनिंग एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का यूज करे बिना हम प्रोनाउंस का मतलब ही नहीं बनता बिल्कुल। जैसे अगर बात करें तो द एंटीसीडेंट ऑफ अ प्रोनाउन इज थिंग रिप्रेजेंट बाय द प्रोनाउन। एंटीसीडेंट वो होते हैं किसी प्रोनाउन के जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रोनाउन को, ठीक है। जैसे मैन इज द एंटीसीडेंट ऑफ ही। मैन क्या है, एंटीसीडेंट है ही का। अगर मैन नहीं होता तो ही की अपनी कोई वैल्यू है नहीं है सेंटेंस के अंदर। तो एंटीसीडेंट के मेंशन करे बिना हम प्रोनाउंस की बात नहीं कर सकते। इतना क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ कि क्या आपकी कंफ्यूजन है। क्लियर। सेकंड आता है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउंस सोच पोजीशन। द पजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स एंड देयर्स। अब हमने डेटरमाइनस में भी पजेसिव पढ़े थे, वहां पे हर्स नहीं आ रहा था, हर वर्ड आ रहा था, आवर्स नहीं आ रहा था, आवर वर्ड आ रहा था, देयर वर्ड आ रहा था। कंफ्यूजन क्या है, वो कंफ्यूजन हम यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। देखो, आई ऑलवेज चेक इफ द आर्ट क्रॉस द स्ट्रीट इज बेटर देन माइन, ठीक है। यहाँ माइन वर्ड यूज हुआ, ठीक। जैसे दिस इज माई बुक, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने उस वीडियो में दिया था। अब सेकंड है हमारा दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पे ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, पहले सेंटेंस में माई वर्ड आया, दूसरे में माइन वर्ड आया। अब माई जो है हमारा एग्जेक्टिव होता है और माइन हमारा प्रोनाउन है, दोनों में। अब डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज माई बुक। माई जो वर्ड है डिफाइन कर रहा है। एग्जेक्टिव क्या होते हैं, दैट इज क्वालिफाई और मॉडिफाई द नाउन, सॉरी क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या है, दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो माई बुक, माई जो है क्वालिफाई कर रहा है किसको, बुक को। और यहाँ जो माइन क्या कर रहा है, यूज हुआ है किसकी जगह, एक हमारे जो हमारा नाउन है बुक की जगह। दिस बुक इज माइन मेरे लिए, मतलब नाउन की जगह पे यूज हुआ है। तो जब ये वर्ड यूज हो रहे होते हैं, जब किसी को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एग्जेक्टिव हो जाता है। क्लियर। अभी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप डेटरमाइनस वाली वीडियो दोबारा से सब देख लो और इस पार्ट को देख लो, आपको समझ में आएगा दोनों को डिफरेंस करके कि कैसे हो सकता है। इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे देख कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब अ नाउन। एक रिलेटिव प्रोनाउंस वो होता है जो इंट्रोड्यूस करता है एक क्लॉज को, लेकिन इसमें यूज होने वाले जो क्लॉज होते हैं वो एग्जेक्टिव क्लॉज होते हैं। अब क्लॉजेस पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप क्लॉज वीडियो देख सकते हो मेरी। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, विच, हु, हुम एंड हुज। ये हमारी कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, विच भी है, हुम भी है, हुम भी है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड तो लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज नहीं होते, इंटेरोगेशन वर्ड की तरह यूज नहीं होते। जैसे देखो, एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन क्या है, मोस्ट पावरफुल वेपन है, ये एक सेंटेंस हो गया।
यू कैन यूज टू चेंज द वर्ड। अब इन दोनों सेंटेंस को यूज करने में, रिलेशन बैठाने में जो हमने वर्ड यूज किया विच का यहाँ पे है जो कि, ना कि किसका वर्ड निकल के आएगा। मतलब यहाँ जो उसका मीन्स ही चेंज हो जाता है, जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन को शो कर दे वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर? जैसे एन एथिस्ट इज अ मैन हु हैज नो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। एथिस्ट एक व्यक्ति होता है जो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट में नहीं रखता। ठीक, ये हुआ है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, द फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस एग्जेक्टिव क्लोज। ये जो है एग्जेक्टिव क्लोज को रखते हैं जो अननेसेसरी डिटेल तो देता है लेकिन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता है अबाउट देयर नाउन्स, नाउन्स के बारे में। आप कुछ भी आप देखो, एजुकेशन एक पावरफुल टूल है, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। अब यू कैन यूज टू चेंज द वर्ड, ये अननेसेसरी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। एक एथिस्ट एक व्यक्ति है जो इनविजिबल मीन सपोर्ट नहीं रखता। ठीक है, मतलब एक जहां से व्यक्ति है वो किसी भगवान में या किसी भी इनविजिबल सपोर्ट में बिलीव नहीं रखता, वो नहीं मानता। तो इस टाइप से दो सेंटेंसेस के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? फिर आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstrative pronouns are this, that, these, those, and these words are used to point out the directly object and sentence। अब ये this, that, these, those तो हमने determinants में भी पढ़े थे और यहाँ भी आ गए। दोनों के बीच में क्या कंफ्यूजन है, मैंने आपको वहां भी समझाया था, थोड़ा सा यहाँ भी समझा देता हूँ। देखो, जैसे those are my principle and if you don't like them, well I have others। तो सिंपल सा ये एक हमारा जो पहला जो सेंटेंस है, दोज आर माई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स क्या है? एक हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो दोज जो वर्ड है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? प्रिंसिपल को। इसलिए ये जो दोज वर्ड आया वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होगा। These are rotten apples, so I didn't eat them। अब these किसके लिए, किसको पॉइंट आउट कर रहा है? रूटन एप्पल्स को। और एप्पल्स में क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? नहीं आया समझ में? चलो आपको वैसे ही समझाता हूँ। जैसे वही से हम एग्जांपल लेते हैं, दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। दो सेंटेंसेस आपको लगते हैं, दोनों में दिस यूज हुआ है। अब ये कंफ्यूजन है कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एग्जेक्टिव है। तो देखो, दिस इज बुक, माई बुक, ये हमारा प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि दिस, जैसे मैंने उस समय भी आपको बताया था, दिस के बाद में ये दिस जो वर्ड है वो जो है पॉइंट आउट कर रहा है बुक को, जो कि ऑब्जेक्ट कर रहा है। सिंपल सा याद रखो, जब दिस दैट दीस के बाद में वर्ब यूज हो जाती है तब मतलब ये क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं किसी इसको, ये ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, इसलिए प्रोनाउन है। ये जो वर्ड आएगा वो हमारा एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये जो दिस वर्ड है वो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा है सब्जेक्ट को, बुक को। बुक क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए एग्जेक्टिव का काम करेगा। क्लियर? अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फिर भी डेटरमाइनर्स देखो, और नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं आपको आपकी कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखो, एम्फेटिक प्रोनाउंस आता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस इज पेयर्ड विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है वो पेयर्ड करते हैं किसी भी दूसरी नाउन या प्रोनाउन को एम्फाइज करने के लिए। यहाँ इसका जो यूज होता है वो एम्फाइज, जैसे इसका जो वर्ड जैसे वर्ड से ही निकल के आता है एम्फेटिक, ये एम्फाइज करने के लिए यूज होता है। द एम्फेटिक प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये सेल्फ वर्ड को ऐड करके सेल्फ और सेल्फ लगाते हैं, मतलब सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ वर्ड को ऐड करके बनाए जाते हैं। देखो, द क्यून हरसेल्फ अटेंड द पार्टी। अगर यहाँ पे एक सेंटेंस होता द क्यून अटेंड द पार्टी तब भी चलता, लेकिन यहाँ एम्फाइज किया गया द क्यून हरसेल्फ अटेंड द पार्टी। जो क्यून है इज अ नाउन बीइंग एम्फाइज। जो क्यून एक ऐसी नाउन है जिसको एम्फाइज किया जा रहा है। तो क्यून इज एंटीसीडेंट ऑफ हरसेल्फ। क्यून क्या है? एंटीसीडेंट हो गया हरसेल्फ का। क्लियर? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द मैन हु डजंट हैव टू डू हिमसेल्फ। अब नथिंग, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं किसी व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे ये जो है, ये जो हिमसेल्फ वर्ड यूज हुआ केवल रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अब ये एम्फेटिक प्रोनाउंस नहीं जाएगा, अब ये रेफ्लेक्सिव में आएगा। रेफ्लेक्सिव क्या होते हैं वो आगे समझते हैं। ठीक है, फिर भी एक बात बताऊं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द मैन हु डजंट हैव टू डू हिमसेल्फ। ये क्या है? सिर्फ एक रेफ्लेक्शन को शो करा जा रहा है। आगे बात करो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। जैसे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी पेयर करते हैं किसी दूसरी नाउन और प्रोनाउंस को शो करने के लिए दैट इट इज एक्टिंग ऑन इटसेल्फ। अब वहां पे क्या था? एम्फाइज कर रहे थे, अब यहाँ पे शो कर रहा है इट इज एक्टिंग ऑन इटसेल्फ। They have a different function to emphatic pronoun, but they are same in word. Same वही words होते हैं, myself, herself, yourself, himself, itself, ये same word वही होते हैं, लेकिन इनका जो function है वो अलग होता है emphatic में। वहाँ यहाँ emphasize नहीं किया जा रहा होता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है ये दिखाते हैं it is acting on itself. Alison does not trust herself. ठीक है, if the world blew itself up, the last voice would an expert saying it is impossible. If the world blew itself up, तो यहाँ पे क्या केवल एक रिफ्लेक्शन को शो किया गया। अब यहाँ देखो, ये जो वर्ड आया वही वाला मैंने आपको एग्जांपल दोबारा से उठा के लगाया। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द मैन, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं मैन के लिए, हु डजंट हैव टू डू हिमसेल्फ। जहाँ रिफ्लेक्शन के बारे में सोचा है वहाँ
इम्फाइज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम इसे यूज करते होते हैं सब्जेक्ट के बाद में, इसको इम्फाइज करने के लिए इससे इस पे जोर दे रहे हैं, इसको इसी पे इम्फाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम रेफ्लेक्टिव की बात कर रहे होते हैं तो ये जनरली लास्ट में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, और केवल रेफ्लेक्शन शो कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में सिर्फ यही अंतर रहता है। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस रह गया है जो आप नहीं समझ पा रहे। क्लियर? अब आगे बात कर लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। इनको जरा ध्यान से समझना। An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific. ये किसी भी pronouns को रेफर करती है बिना भी किसी persons को स्पेसिफिक बनाए हुए। कॉमन हमारे indefinite pronouns होते हैं all, any, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, so many, somebody और someone। ये जो है कुछ मोस्ट कॉमन indefinite pronouns हैं। जिसे हम बात करें A classic is something that everybody wants। क्लासिक है जो उसको सब लोग चाहते हैं, want to have but nobody want to read। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब देखो जैसे हम बात करें कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके। Anyone can play the game as long as they। At the Thanksgiving dinner, each brought a plate dish to make the meal complete। Everyone knows it is impossible to point at someone। Does anybody have a clue where the dog went? Everyone had a great time to Christmas party। No one came forward to admit the crime, so the whole class was punished। अब यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को आप देख रहे हो कि मतलब anyone कोई भी हो सकता है, ठीक है। At the Thanksgiving dinner, each brought। अब each में कौन वर्ड आया नहीं पता, everyone knows और anybody है। इन सारे अब आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट डेटरमाइनर्स क्या होते हैं, जिनको हमने क्वांटिफायर में पढ़ा था। ये सारे वर्ड हम क्वांटिफायर में भी पढ़ के आए थे डेटरमाइनर्स में, और यहाँ भी आ गए। अब दोनों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कहाँ पे ये क्वांटिफायर्स हैं, कहाँ ये डेटरमाइनर्स हैं और कहाँ ये हमारा प्रोनाउन है। देखो डिफरेंस समझ लो, बहुत सिंपल सा डिफरेंस होता है। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टैंड अलोन, ये केवल खुद से मतलब रहता है इनका स्टैंड अलोन। एंड इंडेफिनिट डेटरमाइनर्स मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, जबकि एक इंडेफिनिट डेटरमाइनर जो मॉडिफाई कर रहा होता है किसी नाउन और प्रोनाउन को। सम पीपल हैव सो मच रेस्पेक्ट फॉर देयर सुपीरियर, दे हैव नन लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। ये जो सम वर्ड आया, सम किसको क्वालिफाई कर रहा है? पीपल को। सम पीपल यहाँ पे इस टाइप से भी बना सकते हैं, सम हैव सो मच रेस्पेक्ट फॉर देयर सुपीरियर। तब यहाँ पे जो वर्ड आएगा पीपल, उसको अगर हम पीपल वर्ड हटा देंगे तो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो सम वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? पीपल को। पीपल क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ मॉडिफाई कर देते हैं, क्वालिफाई जब कर रहे होते हैं तो ये डेटरमाइनर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ईच वन ऑफ अस अलोन इज वर्थ नथिंग। ईच वन, अब यहाँ पे ईच है, वन को कर रहा है, वन ऑफ अस अलोन इज वर्थ। तो ये डिफरेंस रहता है हमारे दोनों के बीच में, प्रोनाउन और एग्जेक्टिव के बीच में। अब आगे बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को। ये भी बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड से ही क्लियर होता है कि इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन के लिए रेज किया जाता है। अब यहाँ पे वर्ड विच, हुम और एंड हुज, अब वही कंफ्यूजन आती है। ये हमारे डेटरमाइनर्स भी होते हैं, मतलब हमारे एग्जेक्टिव भी होते हैं और प्रोनाउंस भी होते हैं। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? विच इज रस, फेलिंग और नेवर ट्राइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ, फेल हो जाना या कभी कोशिश मत ना करना। तो एंटीसीडेंट ऑफ अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट जो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, इज द आंसर टू क्वेश्चन। वो आंसर होता है क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ भी आप कंफ्यूज मत हो कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स के बीच में, तो इसको भी हम खत्म कर लेते हैं। देखो, एन इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब नाउन। इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चन को पुट अप कर रहा होता है हमें, और एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इसमें। जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में केवल यूज करते हैं क्वेश्चन को पुट अप करने के लिए, बट इट स्टैंड अलोन, बट इट डज नॉट डिस्क्राइब अ नाउन। एक किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते। एग्जांपल देखो, विच कलर लुक्स बेटर। तो विच जो वर्ड है वो हमारा एक इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? कलर को। कलर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी, इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन डिस्क्राइब नाउन। अब किसको डिस्क्राइब करा जा रहा है इसमें? नाउन को। और कलर को, कलर क्या है हमारा? एक नाउन है। विच इज इंटेरोगेटिव एग्जेक्टिव, इट इज अ डिस्क्राइबिंग नाउन, कलर। क्लियर? अब बात करते हैं व्हाट शुड आई वाई फॉर द क्रिसमस। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आया व्हाट। अब यहाँ व्हाट भी हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव है। लेकिन कैसे क्लियर करें क्या? अब यहाँ जो व्हाट है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एज इट आस्किंग क्वेश्चन बट इट नॉट मॉडिफाइंग द नाउन। किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो इट इज कॉल्ड द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गया?
आगे बात करते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, मैथ में तो आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल, अब इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखो, आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन रिलेशनशिप, किसी चीज के परस्पर और आपस के एक्शंस को और रिलेशंस को शो करने के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर और वन अनदर। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं वो ईच अदर और वन अनदर होते हैं। When the two peoples are like each other, they tend to like each other। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं, जेंटलमैन डोंट रीड ईच अदर्स मेल। जो जेंटलमैन होते हैं वो एक दूसरे के मेल्स पर नहीं पढ़ते। ठीक है, लॉस लाइक हाउसेस लीन वन अनदर। द 12 एंग्री मैन वर ऑल पॉइंटिंग फिंगर्स एट वन अनदर। बारह गुस्साए हुए जो लोग हैं एक दूसरे पर उंगली कर रहे हैं। सिंपल सा देखो, ईच अदर का यूज कर रहे हैं जब हमारा सिंगुलर है, और वन अनदर यूज कब कर रहे हैं जब एक से ज्यादा जब हमारा प्लूरल हो जाता है। क्लियर। देखो, स्टूडेंट एल वन अनदर परफॉर्म द ग्रुप एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है तो वन अनदर का यूज किया। जब भी हम किसी के म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप को शो करने की बात कर रहे होते हैं तो वन ईच अदर और वन अनदर आता है, तब अदर वर्ड या अदर्स वर्ड का यूज मत करना। मैंने अपनी डिटरमिनेंट में आपको समझाया था कि कहाँ पर हम अदर यूज करते हैं, कहाँ पे अनदर यूज करते हैं, कहाँ अदर्स यूज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डिटरमिनेंट वाली वीडियो देख सकते हो। तो ये रहता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं केसेस और प्रोनाउंस। केसेस, प्रोनाउन के केसेस क्या क्या होते हैं। जो केसेस हैं वो रेफर्स करते हैं फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन की फॉर्म्स के बारे में। टेक डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। जैसे पहला आता है सब्जेक्टिव, जैसे हमने नाउन केसेस की जब वीडियो देखी थी, मतलब बात करी थी नाउन में, तो दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव में काम करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब दे एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। थर्ड, पॉजिटिव, जब किसी पोजीशन के बारे में बात करी जा रही होती। अब इसको आसानी समझने के लिए आप ये चार्ट देखो। पर्सनल प्रोनाउन है, सिंगुलर प्लूरल में दोनों तरह समझाया है। फर्स्ट, जैसे आई हमारा सब्जेक्टिव है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव है, माइंड हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा। पॉजिटिव केस में इसको माइंड में यूज करेंगे। अब यहाँ माई जो आएगा वो हमारा एग्जेक्टिव होगा। अभी मैंने एग्जेक्टिव नहीं है तो एग्जेक्टिव को लिया ही नहीं इस चार्ट के अंदर, लेकिन जब हम एग्जेक्टिव पढ़ेंगे तब डिफरेंस में इसको भी समझ लेंगे। तो यू हमारा सब्जेक्टिव है, यू ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू रहता है। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे तो योर्स वर्ड आएगा, ना कि योर वर्ड आएगा। जैसे ही शी इट में हिम हर इट होगा, हिज हर इट होगा। प्लूरल में वी का अस हो जाएगा, आवर्स होगा। यू योर्स, दे देम देयर्स वर्ड आएगा। ठीक है, अगर रिलेटिव है, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आ रही है। हु है तो ऑब्जेक्टिव हुम होता है, पॉजिटिव हुज हो जाता है। हुएवर और हुमएवर, इसका पॉजिटिव होता ही नहीं है। ऐसे विच दैट का पॉजिटिव होता नहीं है। इंडेफिनिट एवरीबॉडी, और इसका एवरीबॉडी इस पॉजिटिव केस हो जाता है। तो इसको समझने के लिए आप ये चार्ट वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकता है। आगे देखते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं इसी केस से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैरी एंड आई और मैरी एंड मी, यहाँ दो प्रॉब्लम है हमारे पास में। एक हमने इसी को तोड़ लिया, मैरी एंड आई और मैरी एंड मी। अब जैसे मान के चलो, यहाँ मैंने एक सेंटेंस दिया, मैरी एंड आई आर हैप्पी टू बी हियर टुडे। ठीक है, दूसरा लिया, आरती सेंट अ लेटर टू मैरी एंड मी। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जरा ध्यान से समझो। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस 1 में मैरी और आई सब्जेक्ट हैं, which is why the pronoun takes the subjective case। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस माना जाएगा इनको, मैरी और आई को। आई क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में जाएगा। मैरी हमारा नाउन है तो नाउन के नॉमिनेटिव केस में चला जाएगा, जैसे हमने नाउन केसेस की बात की थी। अब सेकंड की अगर बात करें तो मैरी और आई आर ऑब्जेक्ट, तो विच इज वाई द प्रोनाउन टेक्स द ऑब्जेक्टिव केस मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो दैट्स वाई हमने मी लगाया। आरती सेंट अ लेटर टू मैरी एंड मी। क्लियर। तो ये रहता है मतलब हमारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में #myNewSchool लिखना मत भूलिएगा। मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको लगता है अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट में बताइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।